कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल मिलॉर्ड, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? अहम बात यह है कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए, क्या? नमस्कार दोस्तों, क्या है रहस्य ताजमहल का? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि उनके पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है। दोस्तों नमस्कार। असली नाम है तेजो महल। एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था। देखिए इसमें ध्रुव राठी ने कैसे द हिस्ट्री ऑफ ताज पे बनी हुई मूवी के ऊपर कैसे ध्रुव राठी अपना ओपिनियन डाल रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं बीजेपी को। हालांकि इसमें देखिए हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल है नहीं, लेकिन प्रेस रावल जो है आज सत्ता के नशे में चूर है और वो ये चाह रहा है कि द ताज स्टोरी पे अच्छा से अच्छा पैसा कमा लिया जाए। हालांकि कुछ अंधभक्तों को आज भी यही लगता है कि ताजमहल के अंदर जो 22 बंद कमरे हैं उसमें शिव मंदिर है। हकीकत क्या है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चालू करो बे। दोस्तों ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं पहले। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। इनका असली नाम था खुर्राम। शाहजहां जो रॉयल नाम था इनका, ये बाद में ही दिया गया इन्हें। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गोसेन, जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था साल 1593 में। मुमताज महल भी जो नाम था वो एक्चुअली में इनकी शादी के बाद ही दिया गया था। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। तो खुर्राम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में और फाइनली शादी हुई साल 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी जैसे कि कंदाहरी महल और अकबराबादी महल, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एक्चुअली में ये जो मैरिजेस थी ये पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई थी। बहुत से अलग अलग हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें बताते हैं कि शाहजहां की जो रिलेशनशिप थी बाकी और बीवियों के साथ वो सिर्फ एक कहने के लिए मैरिज थी, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए रखने के लिए शादियां करी गई थी। एक्चुअली में शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन थी, जो उनके अंदर प्यार था, वो मुमताज के लिए कहीं ज्यादा था उनकी और बीवियों के कंपैरिजन। यही रीजन था कि उन्हें और फेवर्स दिए गए, जैसे कि मलिका-ए-जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो पैलेस था, खास महल, कहा जाता है कि उसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुमताज का काफी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो शाहजहां जहां भी जाते थे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए या कभी लड़ाई के लिए, मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। एक तरफ जहां शाहजहां का एग्जैक्टली एक बच्चा हुआ उनकी बाकी सारी बीवियों के साथ, मुमताज महल के साथ उनके 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मारे गए। ये चीज आम बात होती थी उन जमानों में। हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने लग रही। ये बात है एग्जैक्टली 17 जून 1631 की। कहा जाता है कि एक्चुअली में कॉज ऑफ डेथ थी पोस्टपार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड। उनकी डेथ के बाद शाहजहां एक्चुअली में भारी गम में डूब गए। वो पैरालाइज हो गए अपनी ग्रीफ से। कई दिनों तक, हफ्तों तक रोते रहे और कहा जाता है कि 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए थे मोर्निंग करने के लिए। जब वो वापस आए उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर थकान दिखती थी। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है जब डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नर्क में जाएगी। तो जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा की, सोल की। शाहजहां का यह मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हें टाइटल दिया गया नादिर असर का, द वंडर ऑफ द एज। जो व्हाइट मार्बल पैनल्स पे कैलीग्राफी करी गई है वो करी गई है अब्दुल हक शिराजी के द्वारा। 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरेबिया से। ताजमहल के अंदर जो इतनी अलग अलग चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, दुनिया के कोनों कोनों से आए। टोटल में ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में। अप्रोक्सीमेटली 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया इन 22 सालों तक। दोस्तों वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सीज का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी से।
हाल ही में ये तब शुरू हुई जब खबर में आया कि बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। ये चाहते थे कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमिटी बनाए जो इन 22 बंद कमरों के पीछे झांक कर देखेगी और ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू भगवानों की मूर्तियां तो नहीं है यहाँ पर। इसकी माँ का इस पिटीशन में कहा गया कि ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है तेजो महाल्या नाम से, और कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जजेस के बेंच ने कहा कि इस तरीके की पिटीशन फाइल करके पीआईएल सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पिटीशन फाइल करी गई है, क्या यहां पर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों पिटीशन फाइल करें? हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो की जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों ये पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये राज ही रह जाएगा तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में सच जरूर बताऊंगा इस राज के पीछे क्या है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असल में बात क्या है दोस्तों, एएसआई के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है ये जो 22 रूम्स हैं ये एक्चुअली में रूम्स नहीं है बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ये बंद दरवाजे कोई ऐसे बंद दरवाजे नहीं है कि इन्हें सदियों से कभी भी ना खोला गया हो। एएसआई के स्टाफ इनके अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों को हर हफ्ते जाकर या 2 हफ्ते में एक बार जाकर इनकी सफाई करता रहता है। एक रिटायर्ड एएसआई ऑफिशियल ने बताया कि यहाँ दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है मुगल मॉन्यूमेंट्स के लिए। जो हुमायूंस टूम है दिल्ली में और जो सफदरजंग टूम है वहां पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं जो एक तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। एक और रिटायर्ड एएसआई ऑफिशियल ने बताया कि एक्चुअली में ये जो एरिया है ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि टूरिस्ट के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर देखने के लिए। अननेसेसरली उन्हें खोलकर रखा जाएगा तो ज्यादा भीड़ आ जाएगी और मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए उन एरियाज को लॉक करके रखा गया। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, तो कॉन्स्टेंटली इतने ज्यादा लोगों के आने जाने से वेयर एंड टियर ना हो, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड रहे। अब पिटीशन के डिसमिस होने के बाद भी एएसआई ऑफिशियल्स का इतना सब कहने के बाद भी ये डिबेट बंद नहीं हुई। कुछ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को फायदा पहुंच रहा हो ऐसी चीजों पर चर्चा करके। तो हुआ क्या, 3 से 4 दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने पिक्चर्स ही रिलीज कर दी। इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली दिखा दी सबको। ये देख लो, इनमें रिस्टोरेशन वर्क चलने लग रहा है और इन कमरों के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के एएसआई चीफ आर.के. पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर्स अब एएसआई की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी। ये उनके न्यूज़लेटर का हिस्सा थी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है उनकी वेबसाइट पर जाकर। इन फोटोज में एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है कि एएसआई का स्टाफ कितनी मेहनत से काम करने लग रहा है हमारे मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने में। यहां पर आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देख सकते हैं इनके रिस्टोरेशन वर्क से पहले और बाद में। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से है कि हमारे हिस्टोरिकल जेम्स इस तरीके से प्रिजर्व रह पाते हैं। अब ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि ऐसा कोई क्लेम किया गया हो। इससे पहले भी ऐसी कई सिमिलर पिटीशंस फाइल करी जा चुकी है। जैसे कि अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में एक सिमिलर सूट फाइल किया गया था 6 लॉयर्स के द्वारा जो क्लेम करते थे कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को वहां पर वर्शिप करने की आजादी दी जाए। अपनी प्ली में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके कोलीग्स ने कहा कि एक्चुअली में राजा परमादी देव ने तेजो महाल्या मंदिर बनाया था साल 1212 में। ये मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया गया था राजा मानसिंह के द्वारा 17th सेंचुरी। इसके बाद में इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया था राजा जय सिंह के द्वारा और तब शाहजहां ने 1632 में इसे एनेक्स कर लिया और मुमताज महल की डेथ के बाद, शाहजहां की वाइफ की डेथ के बाद इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था एक मेमोरियल में मुमताज के लिए। कोर्ट ने एक्चुअली में इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम सेक्रेटरी और एएसआई को कहा कि वो इस क्लेम को लेकर अपने रिप्लाई सबमिट करें। अब सरकार ने अपने रिप्लाई में इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया। नवंबर 2015 में यूनियन कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया सरकार को आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला इस चीज का कि ताजमहल एक हिंदू टेंपल था। एएसआई का भी यही कहना था। 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था ताजमहल एक टूम है, ना कि कोई टेंपल। वैसे था उस जमाने के इन अलग अलग सोर्सेस को अगर कंपाइल करके साथ में देखा जाए तो हमें ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में
बहुत डिटेल में पता चलता है। ताजमहल एक्चुअली में कैसे बना था, क्या होता था उस जमाने में, इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है। राजा जय सिंह के एक्चुअली में काफी फ्रेंडली रिलेशंस थे शाहजहां से। हमें पता चलता है कि राजा जय सिंह एक्चुअली में उसी जगह पर रहते थे जहां पर ताजमहल बना था। उस जगह को एक हवेली, एक खाना, एक मंजिल करके रेफर किया जाता है अलग अलग सोर्सेस के द्वारा। अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग सोर्सेस के द्वारा, लेकिन इन सारे शब्दों का मतलब एक घर ही होता है। छोटा हो या बड़ा हो, घर था वहां पर राजा जय सिंह का। राजा जय सिंह एक्चुअली में अपनी जमीन को फ्री में डोनेट करना चाहते थे रानी की टूम बनाने के लिए। हिस्टोरियन ईरा मुख्तोय हमें बताती हैं कि इसके पीछे रीजन है कि जयपुर के जो रॉयल्स थे वो मुगलों के काफी करीब आ गए थे जब से अकबर ने शादी करी थी अंबेर की हरखा बाई के साथ। अच्छा, लेकिन अकबर की बीवी हरखा बाई थी और वो बुआ हुई राजा मान सिंह की, और राजा मान सिंह ट्रस्टेड जनरल अकबर के। अब अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मान सिंह के पोते थे राजा जय सिंह। तो आप समझ ही सकते हो कि इन दोनों के इतने क्लोज रिलेशंस क्यों थे राजा जय सिंह और शाहजहां के। यही रीजन था कि राजा जय सिंह ने अपनी जमीन को फ्री में ऑफर किया था कि वो डोनेट कर देंगे शाहजहां को, शाहजहां अपना टूम बना सकते हैं अपनी मुमताज के लिए। लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां ने ये जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं करी। शाहजहां ने राजा जय सिंह को रिटर्न में एक्सचेंज में 4 हवेलियां दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन था इसे ऑफिशियल पेपर्स में रिकॉर्ड भी किया गया है और उस पर डेट लिखी गई है जब हुआ था 28 दिसंबर 1633 को। ये फरमान आज के दिन आपको मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में। हिस्टोरियन राणा सब्वी ने इसकी एक कॉपी भी अपलोड करी थी ट्विटर पे ट्रांसलेशन के। तो अब सवाल ये उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जय सिंह का वहां पर एक मंदिर था जो उन्होंने इनहेरिट किया था और उसे छीना गया शाहजहां के द्वारा। तेजो महल्ले हुआ करता था एक शिव मंदिर, इसका तो बिल्कुल ही कोई एविडेंस नहीं है कहीं से तो, लेकिन ये आया होगा ये जो कि आज के दिन हर कहीं सुनने को मिल रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा वीडियो में, मतलब ध्रुव राठी सर का ये कहना है कि कहीं से तो आया होगा कि आजकल हर कहीं ताजमहल का तेजो महल बना रखा है, कहीं ना कहीं तो चली होगी और कभी ना कभी तो ये बात छिड़ी होगी जो अब तक चला आ रहा है ऐसा। तो उसके बारे में भी ध्रुव राठी सर ने बिल्कुल सही बताया है और प्रूफ के साथ में बताया है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना, दिखाते हैं आगे का वीडियो और क्या बताते हैं सर, देखिए। इसका जवाब है दोस्तों एक इंसान का नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक, शॉर्ट में कहा जाए तो PN ओक। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार इस तेजो महल्ले के क्लेम को उठाया। और इंटरेस्टिंगली ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे, इन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी, हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, लेकिन ये हिस्टोरियन नहीं थे क्योंकि अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे। इसकी माँ का भोला रीराइट करते थे हिस्ट्री को। दोस्तों आमतौर पर एक हिस्टोरियन की मेथडोलॉजी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही टायरिंग होती है। एक हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुरानी मैगजीन से, पुरानी डायरी एंट्रीज से, लेटर्स से, चिट्ठियों से, पेंटिंग से, कोर्ट हिस्टोरियंस के हिस्टोरिकल अकाउंट से, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के अकाउंट से, ट्रैवलर्स ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग देखकर, ये सब देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस जमाने में। बात तो सही है। समझने के बाद उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेस को साइट करके। उसके बाद उनकी राइटिंग को पीयर रिव्यू किया जाता है बाकी और हिस्टोरियंस के द्वारा, ये चेक करने के लिए कि कितना एक्यूरेट है किसी एक हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया अकाउंट। लेकिन PN ओक की मेथडोलॉजी इससे बहुत अलग थी। उनकी मेथडोलॉजी थी कि भाई वैटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वाटिका से काफी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वैटिकन सिटी एक टाइम पर कोई हिंदू टेंपल होगी। हो क्या सकता है, एक्चुअली मैं लिख डालता हूं, यही हुआ था। वेस्टमिनिस्टर एबी भी एक हिंदू टेंपल था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, PN ओक ने एक्चुअली में यही सब चीजें लिखी थी अपनी पैम्फलेट्स में। अगर ये चीजें सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें लिखी थी उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने कहा था क्रिश्चियनिटी एक्चुअली में क्रिश्चियन नीति है। उनके हिसाब से जीसस एक्चुअली में इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल की उम्र के बीच में थे और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म है वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम और जूडाइज्म धर्म भी हिंदुइज्म से ही निकल कर आए। आप पूछोगे कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? उन्होंने कहा कि इब्राहिम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता है, इब्राहिम की बीवी सारा सरस्वती होंगी, मोजेस महेश होंगे यानी शिव। इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर राज किया जाता था एक एंशिएंट हिंदू एम्पायर के द्वारा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
तो ताजमहल के टॉपिक पर वापस आए तो ये पहली बार पीएन ओक ही थे जिन्होंने ताजमहल के ऊपर ये कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई। इनकी राय में कोई भी मॉन्यूमेंट बनाया ही नहीं मुगलों ने। पहले तो पीएन ओक का कहना था कि ताजमहल एक एंशिएंट हिंदुइज्म का एक वंडर है जो बहुत पुराने जमाने में बना है, लेकिन फिर हिस्टोरियंस ने कहा कि 4th सेंचुरी से पहले की जो बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, अगर वो रॉक कट है तो सरवाइव कर पाई है, लेकिन उसके अलावा कोई बिल्डिंग सरवाइव ही नहीं कर पाई, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ताजमहल एक्चुअली में 1600s में ही बना है। ये सुनकर ओक ने अपने क्लेम को रिवाइज कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इसे साल 1155 में बनाया गया था राजा परमरी देव के द्वारा, उन राजा देव के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जब खुद के घर का इतिहास हो तो 2 मिनट भी नहीं लगते उसे बदलने में। बात तो सही है। अच्छा, फिर साल 1989 में इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा था जिसका टाइटल था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अपने ही पैम्फलेट के बेसिस पर इन्होंने कोर्ट में एक PIL फाइल करी साल 2000 में, ये कहते हुए कि अब हमें सच जानना पड़ेगा क्या है। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कोर्ट में वो बात भी साइट करी थी कि शाहजहां ने राजा जयसिंह की हवेली को एक्वायर किया था। तो एक लाइन इन्होंने एक्चुअल हिस्ट्री से निकाली और बाकी की हिस्ट्री इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर दी। सच बताऊं तो पीएन ओक एक बहुत ही अच्छे सुपरहिट फिक्शन राइटर बन सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने आप को हमेशा एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन करके पुकारते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को डिसमिस किया था, ये कहते हुए कि वो मिसकंसीव्ड है, और मजाक भी उड़ाया था सुप्रीम कोर्ट ने उनका, ये कहते हुए कि कोई मधुमक्खी ने इन्हें काट लिया लगता है। फिर आते हैं हम साल 2010 में। व्हाट्सएप की शुरुआत होती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है, और पीएन ओक की ये जो बनावटी कहानियां थी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरीज बन जाती हैं। यही फिक्शनल कहानियां बार बार फॉरवर्ड होकर लोगों तक पहुंचती हैं। लोग यकीन कर बैठते हैं कि ये सच्ची कहानियां हैं, और फिर से कोर्ट में हमारे फ्रेश पिटीशंस जाती हैं। हमारे कोर्ट्स का टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जैसे कि सर ने बताया है कि हमारे कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों में, तो आपका क्या कहना है? तो आप अपनी राय इस पर जरूर देकर जाएं। और आगे एक रहस्य और बताने वाले हैं सर, जैसा कि आपने सुना होगा कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे, तो उसको लेकर भी सर बात करने वाले हैं, तो उसको देखकर भी आप जाइएगा। और क्या वाकई हाथ कटवाए थे या नहीं, तो ये सब सुनने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। एक और बहुत ही फेमस क्लेम उठाया जाता है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इस क्लेम के बारे में अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे तो आपके मन में भी सवाल उठेगा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता था। ये 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया, क्या एक ही दिन में सबके हाथ एक साथ काट दिए गए? अगर नहीं तो क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ नेक्स्ट बारी आपके हाथ कट रहे हैं? बात तो सही है। सबको लाइन में खड़ा किया गया। एक दिन में तो पॉसिबल हो नहीं सकता 20,000 लोगों के हाथ काटना। तो भाई आ जाओ, थर्सडे है, थर्सडे के दिन इन मजदूरों के हाथ कटेंगे। वो वाला मजदूर, उसकी बारी सैटरडे को आएगी, उसके हाथ हम सैटरडे को काटेंगे। अगर ऐसे होता तो कोई मजदूर क्या अपना लाइन में खड़े होकर वेट करता कि मेरे हाथ कटने जा रहे हैं सैटरडे तक, मैं रुककर लाइन में खड़े होता हूं? नहीं। अब ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस चीज का जीरो एविडेंस है कि ये चीज सच थी। अगर ये चीज सच होती तो आर्कियोलॉजिकली हमें स्केलेटन्स मिलते हाथों के कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एक किताब में तो इसका मेंशन किया जाता, किसी ना किसी कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा तो इसका मेंशन किया जाता। कई ट्रैवलर्स आए थे वहां पर उस जमाने में घूमने, फॉरेन के, वो अपनी किताबें लिखते थे, किसी ना किसी एक किताब में तो कहीं ना कहीं तो कुछ मेंशन होता, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं। बात तो सही है। लॉजिकली सोचकर देखो, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब अराउंड द सेम टाइम बने हैं। अगर उन मजदूरों के हाथ काट दिए जाते तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें फिर से कैसे बना पाते? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और ध्रुव राठी सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और इस परेश रावल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ताजमहल मंदिर ही था एक, या फिर ताजमहल ताज ही महल था? तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट करके बताएं कि ताज हिस्ट्री में परेश रावल की जो अपकमिंग मूवी है, तो देखते रहिए, जो उन्होंने बताया ताज का गुंबद उठाता है तो उसमें से शंकर भगवान या कौन भगवान निकल रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? और आप हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आप भारत के किस देश राज्य से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही।